दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 16 व 17 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए जीएस के प्रश्नों का जो समाधान है वो खोजने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो 30 प्रश्न है उसमें मैक्सिमम प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं भारतीय संविधान के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं। आपको पता है कि इसकी पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद से भारतीय संविधान की कोई वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन आज भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूं जिनकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, जो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए उनका पूछना बनता भी है, उस योग्य भी है, ठीक है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और वह प्रश्न था कि उस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसका आंसर बहुत लोगों ने दिया था और ये मेरा कमिटमेंट है कि जो प्रश्न जिस वीडियो में पूछूंगा मैं, जिस विषय की वीडियो में, उसका आंसर भी उसी विषय की वीडियो में दूंगा। तो संविधान के जो प्रश्न मैंने पूछे थे उस वीडियो में, देखिए मैंने प्रश्न क्या पूछा था कि कौन सा राज्य है जो अपने सत्र, पूरा प्रश्न न लिखूंगा, थोड़ा सा लिखूंगा, सत्र 2020-21 से एनईपी 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना देश का, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, देश का पहला राज्य, ठीक है, पहला राज्य। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा था, याद करिए, सत्र 2020-21 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है, इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, यही प्रश्न हमने पूछा था, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों ने अच्छे उत्तर दिए हैं, मतलब सही उत्तर दिए हैं। वह राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राज्य ने जो है नई शिक्षा नीति जो आई थी 2020 को लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य था। और जिसने भी सही आंसर दिया है उसको बहुत बहुत साधुवाद। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है और या तो उन्हें आंसर नहीं पता है, तो उन्हें भी आगे बढ़कर ये आंसर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो हम क्विज में पूछते हैं, जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जिसने आंसर नहीं दिया उनको आगे से मौका दिया जाएगा, आगे से आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को आप नोट भी कर लीजिएगा कहीं अलग से, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया है, ठीक है। इसलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आप इसके बारे में जानिए। अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे भी, क्योंकि जो एनईपी 2020 आई है उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद आज के क्विज का प्रश्न पूछ लेते हैं। आज के क्विज का क्या प्रश्न है, क्विज का क्या प्रश्न है, इसको जान लेते हैं। तो आज का जो क्विज है उसका जो प्रश्न है, देखिए चूंकि हमने प्रस्तावना पढ़ाई थी तो आज हम प्रस्तावना के संबंध में ही प्रश्न पूछेंगे आपसे, ठीक है। और इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। देखिए आज के क्विज का जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित, बहुत आसान प्रश्न है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको जरूर इन प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 कब 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। किसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, ठीक है ना। तो क्या हो गया प्रश्न हो गया निम्नलिखित शब्दों में से, ये आधा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो आपकी आसानी के लिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन ए है बंधुत्व, ऑप्शन बी है संप्रभु, क्या है, संप्रभु। और ऑप्शन सी है समानता, ऑप्शन सी क्या है, समानता है, ऑप्शन सी क्या है, समानता है। और ऑप्शन डी क्या है, अखंडता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब 1975 का जो भारतीय संविधान था उसमें इनमें से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था। और मैंने बहुत कायदे से इस बात को बताया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, ठीक है। और देख लिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब आज का दूसरा प्रश्न, एक और प्रश्न मैं इस संबंध में आपसे पूछूंगा, ठीक है। चूंकि प्रियम्बल से प्रश्न पूछे ही जाने हैं 100%, तो इसलिए इससे एक प्रश्न और बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए दूसरा प्रश्न है, आज का दूसरा क्विज का प्रश्न है, किस वाद के फैसले में, आपको बताना है कि किस
किस वाद के फैसले में, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया, सर्वप्रथम घोषित किया, क्या किया, सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, कि उद्देशिका यानी प्रियम्बल जो है, उद्देशिका, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। आपको यह बताना है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन दे देते हैं, इससे आपको आसानी होगी। तो ऑप्शन है ए है बेरुबारीवाद, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने इसको आपको दोहराना अच्छा समझा। ऑप्शन बी है सज्जन सिंह, इससे आपका ये प्रश्न तैयार हो जाएगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या है, सज्जन सिंह है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है गोलकनाथ, गोलकनाथ, गोलकनाथ। और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है केशवानंद भारती, केशवानंद, केशवानंद भारती। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिए कि यह, इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न दसियों बार पूछा गया है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है इसके बेरुबारी, बेरुबारीवाद है ये। ऑप्शन बी है सज्जन सिंह वाद, ऑप्शन सी है गोलकनाथवाद और ऑप्शन डी है केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार से ये दो प्रश्न है जिनके बारे में आपको बताना है। पहला क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ये चार शब्द है, ऑप्शन ए है बंधुत्व, ऑप्शन बी है संप्रभु, ऑप्शन सी है समानता और ऑप्शन डी है अखंडता। ठीक है, और बाकी दूसरा प्रश्न हमने बताया। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप जितना जल्दी हो सके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद पूरी वीडियो आपके लिए है, पूरी वीडियो देखिए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उन्हें भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में रिपीट होंगे, आएंगे जरूर। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। आज के जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। इससे संविधान के संबंध में जो ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी तैयारी आपकी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और अगर इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वह है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का मूल क्या है, सबसे पहले राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखेगा, तो इसके लिए बताना है कि अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है ना, तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इस प्रश्न में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मैं अभी इसको क्लियर करता हूं। देखिए भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन जो राज्यपाल है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है, आपको यह बताना है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 169 दिया है, अनुच्छेद 200 दिया है, अनुच्छेद 201 दिया है और अनुच्छेद 202 दिया है। तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल के लिए जो है विधेयक को आरक्षित रखेगा, राष्ट्रपति के, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए जो कोई विधेयक आरक्षित रखता है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 200। ठीक है ना, अब देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक होता है अनुच्छेद 200 और एक है अनुच्छेद 201। तो पहले जान लीजिए कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक आरक्षित रखता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 200 में किया गया है, इस बात को नोट कर लीजिए। अब अनुच्छेद 201 पे चलते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले ये चर्चा कर लें कि अनुच्छेद 200 में कहा क्या गया है। अनुच्छेद 200 में कहा गया है, अनुच्छेद 200 में यह कहा गया है कि जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद, जहां विधान परिषद है, ठीक है ना, जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद और जहां विधान परिषद नहीं है वहां विधानसभा द्वारा, तो जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद द्वारा यानी दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और जहां एक सदन है वहां केवल एक सदन द्वारा, ठीक है, पारित कर दिया जाता है, तो जब पारित करके वह राज्यपाल के पास कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक की राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखता है। ठीक है ना, तो क्या कहा गया है कि देखिए सबसे पहली बात कि जैसे ही विधानसभा से कोई विधेयक गया उसके बाद वह राज्यपाल के पास जाता है, विधानसभा से पास होने के बाद उसके बाद राज्यपाल का यह विवेकाधिकार है कि राज्यपाल जो है उस पर अनुमति देता है कि उसको जो है राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रख लेता है। किसके लिए, राष्ट्रपति के विचारार्थ
राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित रख लेता है, यह राज्यपाल का अपना स्वविवेक है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित रखना। ठीक है, आरक्षित रखना, तो ये कौन आरक्षित रखता है? यह रखता है राज्यपाल। ठीक है ना, कौन आरक्षित रखता है? राज्यपाल आरक्षित रखता है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201। ठीक है, 201। देखिए, जब आप अनुच्छेदों के लिए जो एक पुस्तक आती है बेयर एक्ट, जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो अनुच्छेद 201 दिया है उसमें लिखा है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक। क्या लिखा है? विचार के लिए, उसकी जो हेडिंग है विचार के लिए 201, अनुच्छेद 201 की जो हेडिंग है उसमें क्या लिखा है? विचार के लिए आरक्षित विधेयक लिखा है। ठीक है ना, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, विचार के लिए आरक्षित विधेयक लिखा है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि वह अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 200 की जो हेडिंग है वो क्या है? अनुच्छेद 200 की जो हेडिंग बेयर एक्ट में दी गई है वो क्या है? वह है विधेयकों पर अनुमति। क्या है? विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, अनुमति, यह हेडिंग है। तो अब देखिए, विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 की हेडिंग है और अनुच्छेद 201 की हेडिंग है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। ये हेडिंग कहाँ है? बेयर एक्ट में है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, केवल यही विधेयकों पर अनुमति पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और अनुच्छेद 201 को पढ़ते हैं विचार के लिए आरक्षित विधेयक, तो वो यह भूल जाते हैं कि इन हेडिंग के अंदर में क्या लिखा है। ठीक है, तो वो बाद में क्या करते हैं कि जो विचार के लिए आरक्षित विधेयक है इसी को मान लेते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक आरक्षित रखता है वो इसी में है, झटके में पढ़ के निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। अनुच्छेद 200 सीधे कहता है कि विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है, अथवा क्या करता है? अथवा उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 200 में है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 201 में। अनुच्छेद 201 में है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तो वह राष्ट्रपति के हाथ में अब चला गया। अब राष्ट्रपति घोषित करेगा, अब इसमें क्या है? अब इसे राष्ट्रपति घोषित करेगा, राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं देता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है अथवा नहीं। ठीक है, अनुमति देता है अथवा नहीं। तो इस बात को याद रखिएगा, अनुच्छेद 201 में जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है उस पे अब यह राष्ट्रपति की इच्छा हो गई, उसका स्वविवेक हो गया कि वह अब यह घोषित करेगा कि वह किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देता है अथवा नहीं देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित रखा जाता है और अनुच्छेद 201 में जो विचार के लिए आरक्षित विधेयक है उस पे अब राष्ट्रपति की इच्छा है कि वह राष्ट्रपति अनुमति देता है अथवा नहीं देता है। ठीक है, तो ये दोनों को, अनुच्छेद 200 और 201 का अंतर हमने आपको बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं नोट कर पाइएगा तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या इसे रेफर कहते हैं, रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? मान लीजिए संसद के दोनों सदनों की कोई संयुक्त बैठक होती है और उसमें कोई विधेयक जो है रेफर कर दिया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, दूसरा ऑप्शन है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, तीसरा ऑप्शन है सदनों का 2/3 बहुमत और चौथा ऑप्शन है सदनों का पूर्ण बहुमत। तो आपको बताना है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर कर दिया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है ना, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो देखिए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है ना, क्या है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है, पारित किया जाना होता है। अब देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है किस अनुच्छेद के तहत, तो संसद के संयुक्त, देखिए यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हमारे जो वीडियोस हैं उसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है जो पीडीएफ रूप में होती है, लेकिन जब हम बताते हैं तो वो प्रश्नों की संख्या 2 से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। ठीक है ना, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, पहली चीज। दूसरी चीज, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। संयुक्त
संसद की संयुक्त बैठक की, देखिए यहाँ लिख दे, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह कौन करता है? यह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कभी कभी यह भी प्रश्न में पूछा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 118 के 4 में यह वर्णित किया गया है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अब देखिए संयुक्त बैठक से संबंधित इससे ज्यादा अभी तक कुछ भी नहीं पूछा गया है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और इसका उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 118(4) में इसका उल्लेख किया गया है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एक प्रश्न और यहां से पूछा जाता है कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वह कैसे विधेयकों के लिए होती है? तो आप जान लीजिए कि जो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वह केवल जो है सामान्य विधेयकों के लिए होती है। किसके लिए? सामान्य विधेयकों के लिए संसद की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, अब इसमें सामान्य विधेयक से क्या मतलब है? देखिए जब प्रश्न आपके समक्ष आएगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके लिए होगी, तो ऑप्शन क्या रहेगा? उसमें ऑप्शन रहेगा धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में। ऑप्शन बी उसमें रहेगा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। तो देखिए ये सब कुछ नहीं होता है। जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, जो संयुक्त बैठक होती है संसद की, वह केवल सामान्य विधेयकों में जब दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है उसे दूर करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है, केवल सामान्य विधेयकों के लिए होती है। ठीक है, तो यह संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित संपूर्ण तथ्य हैं। अब जब सामान्य विधेयकों के संदर्भ में होती है यह बैठक, तो सामान्य विधेयकों में क्या होता है? जिस विधेयक पर उपस्थित तथा मत देने वाले जो सदस्यों का साधारण बहुमत आ जाता है वह विधेयक पास समझा जाता है। तो यही ऑप्शन ये सही है कि संसद की, देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक अगर निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो जब ये सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक है तो इसे उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है ना, हो गया कंप्लीट। अब देखिए संयुक्त बैठक से संबंधित यहां से कोई भी प्रश्न आएंगे। देखिए 3 प्रश्न है। पहला, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में वर्णित है संयुक्त बैठक का? तो अनुच्छेद 108 में। दूसरा प्रश्न है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा जो प्रश्न इसमें बनता है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? अनुच्छेद 118(4) में है। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन किस प्रकार के विधेयकों के संबंध में किया जाता है? तो केवल सामान्य या साधारण विधेयकों के संदर्भ में। और पांचवा प्रश्न जो मैंने प्रश्न पूछा था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अगर कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाएगा? ये 5 प्रश्न आपके 2 प्रश्न, एक प्रश्न में कितने प्रश्न निकल के आए? एक प्रश्न तो आपका था ही और 4 हमने अन्य बता दिया। यहां से अब से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे और इससे ज्यादा प्रश्न यहां से बनता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? आपको बताना है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, क्या यह कथित है? ऑप्शन बी है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, क्या यह सही है? ठीक है, तो आपको उत्तर बताना है कूट से। नंबर 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है केवल 2। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान में क्या कथित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बताइए ये सही है कि नहीं? देखिए भारतीय संविधान में जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद है 59(1), यही लिख देता हूं 59(1). 59(1) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 59(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यह सही है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और यह सही है। इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 59(a) में। ठीक है, तो कथन ये सही हो गया कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद। तो बताइए इसका उल्लेख संविधान में है? बिल्कुल है।
जो आर्टिकल है अनुच्छेद 79, किसमें? अनुच्छेद 79 में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति तथा लोकसभा, दोनों सदन इसको लिखा जा सकता है, दोनों सदन को ब्रैकेट में लिख दीजिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति तथा दोनों सदन यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। क्या है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति तथा दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के, दोनों सदन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, संसद का निर्माण करते हैं। तो अनुच्छेद 79 में क्या है? राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। तो कथन 2 भी सही है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 59 में है। और जो है राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर के संसद का निर्माण होता है, यह किसमें दिया है? यह दिया अनुच्छेद 79 में, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों कथन सही है और इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न जरूर रिपीट हो सकता है, अनुच्छेद सहित इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, सभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। किसके अध्यक्ष को? देखिए ये पता ही नहीं है किसके अध्यक्ष को, तो देखिए ये प्रश्न है किसके अध्यक्ष को? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको? इसको यहां नोट कर लीजिएगा, सभा के अध्यक्ष लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिए, लोकसभा यहां लोक लिख लीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ये है, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, दूसरा है सदन के 2/3 बहुमत से, तीसरा है राष्ट्रपति के आदेश से और चौथा है संसद के सामान्य बहुमत से। तो बताइए लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। किससे? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इस संबंध में जो भारतीय संविधान में व्यवस्था है वो क्या है? वो है देखिए अनुच्छेद 94 का सी, या इसे क्या कहते हैं? 94C कहेंगे या इसे 94 भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 94C के अनुसार लोकसभा के, अनुच्छेद 94C के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सदस्य, क्या है? लोकसभा में उस समय जितने सदस्य हैं, लोकसभा के तत्कालीन सदस्य, ठीक है। अनुच्छेद 94C के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष पद को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही दिया है ऑप्शन में, लोकसभा के तत्कालीन सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। किससे? पद से हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन संपूर्ण सदस्य या सभी सदस्य, इसको सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और इसमें है, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 94 में, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान रखने की है, वह ये है कि जब कोई ऐसा संकल्प पारित करना हो, यानी लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना हो, तो क्या है कि इसकी सूचना जो है, ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ऐसा जो है संकल्प, उसको हटाने का संकल्प, ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक इस आशय की लिखित सूचना, जब तक इस आशय की लिखित सूचना, जब तक इस आशय की लिखित सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व, कम से कम 14 दिन पूर्व, यह याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, सभी सदस्य मिलकर के बहुमत द्वारा एक संकल्प प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें क्या करना होगा कि इस आशय की लिखित सूचना
लिखित सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व जो है दे दी गई हो। किसको दे दी गई हो? 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को दे दी गई हो, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष को दे दी गई हो, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत पंच लाइन है। देखिए अनुच्छेद 94C, देखिए अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का वर्णन किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 94C में है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों, एक प्रश्न ऐसे बनता है कि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 94C में, अनुच्छेद 94C में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें कहा गया है कि लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूर्व उन्हें जो है 14 दिन पहले, जब उनको ऐसा करने का उन्होंने ठान लिया है, उसके 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उनको लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी, ठीक है। तो कितने दिन पूर्व यह सूचना उनको देनी है? तो 14 दिन पूर्व यह सूचना उनको लोकसभा अध्यक्ष को देनी है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का हमारा 5वां प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। आपको बताना है कि लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जा सकती है, यह बताना है। तो ऑप्शन ए है स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी है सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी है विघटन द्वारा, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो आपको बताना है कि लोकसभा की जो बैठक है वह कैसे समाप्त की जा सकती है, ठीक है ना। तो देखिए लोकसभा की जो बैठक है वो किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? देखिए ऑप्शन क्या है? डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। देखिए लोकसभा की जो बैठक है यह उपर्युक्त सभी के द्वारा समाप्त की जाती है, ठीक है। स्थगन के द्वारा भी लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, सत्रावसान के द्वारा भी लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, और विघटन के द्वारा भी लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, ठीक है ना। लेकिन स्थगन कौन करता है? स्थगन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यही अंतर है। स्थगन के द्वारा लोकसभा की बैठक कौन समाप्त करता है? तो यह है लोकसभा अध्यक्ष, इस बात को याद रखिएगा, यही अंतर मैं आपको समझा देता हूं। स्थगन के द्वारा जो विधानसभा की लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है वह कौन करते हैं? वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो लोकसभा की बैठक समाप्त करने का प्रावधान है वह है स्थगन, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सत्रावसान और विघटन। सत्रावसान और विघटन, देखिए जो सदनों का सत्रावसान होता है वह है अनुच्छेद 85(2) का, अनुच्छेद 85(2)A, इसको क्या कहते हैं? क कहते हैं, ए कहते हैं या क कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अनुच्छेद 85(2) का क, यह जो है सत्रावसान द्वारा लोकसभा के बैठक को समाप्त करने का प्रावधान करता है, ठीक है ना। और दूसरा है विघटन। विघटन क्या है? अनुच्छेद 85(2) में विघटन के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त करने का प्रावधान है 85(2) ख, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 85(2) क में सत्रावसान द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त करने का प्रावधान है, और अनुच्छेद 85(2) ख के द्वारा विघटन के द्वारा जो है लोकसभा की बैठक को समाप्त करने का प्रावधान है, ठीक है ना। अब देखिए स्थगन के द्वारा जो लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है उसे कौन समाप्त करते हैं? उसे करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। जबकि सत्रावसान और विघटन के द्वारा जो लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है इसे कौन करते हैं? इसे करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। इसे कौन करते हैं? इसे राष्ट्रपति करते हैं। तो स्थगन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा की बैठक का सत्रावसान और विघटन कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। और यह दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग, ठीक है ना, कि लोकसभा की बैठक का स्थगन प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है या बैठक को स्थगित किसके द्वारा किया जाता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जबकि सत्रावसान और विघटन कौन करता है? तो लोकसभा की बैठक का सत्रावसान और विघटन कौन करता है? वह करते हैं राष्ट्रपति। सत्रावसान का उल्लेख अनुच्छेद 85(2) क में और विघटन का उल्लेख है अनुच्छेद 85(2) ख में, ठीक है। तो इन दोनों तथ्यों को, फैक्टों को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आज का 6वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 6वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी है उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ऑप्शन सी है सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, और ऑप्शन डी है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो बताइए, देखिए चर्चा करते हैं इस पे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, संविधान में जो है उनका उल्लेख कहाँ किया गया है, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वह किसमें किया गया है? अनुच्छेद 148 में। किसमें?
अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, ठीक है ना। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं? CAG। क्या कहते हैं? CAG। अब CAG का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। CAG का फुल फॉर्म होता है, देखिए मैं नोट कर देता हूं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या होता है? एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है CAG का फुल फॉर्म, ठीक है। तो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 148 में इनके संबंध में और क्या बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 148 एक के अनुसार क्या है? अनुच्छेद एक, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहां से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 148(1) 148 एक के अनुसार क्या कहा गया है कि जो इनकी नियुक्ति है, CAG की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, COG की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह जो है जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं तो राष्ट्रपति को इन्हें हटाने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। यह जो है राष्ट्रपति इन्हें हटा नहीं सकते, यानी CAG को राष्ट्रपति हटा नहीं सकते। उन्हें केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीत और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या है? 148(1) के तहत इनकी नियुक्ति कौन कर दिया? राष्ट्रपति। लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार किसको है? इनको जो है हटाने का अधिकार किसको है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें या CAG को केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। CAG को केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसको? उच्चतम न्यायालय देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। हटाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए भारत के CAG की नियुक्ति कौन करता है? 148(1) के तहत नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन CAG को, इसको G कर दूं, CAG को केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। अब एक बात यहां नोट करिएगा, चूंकि यह प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि CAG प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, ठीक है ना। CAG का पद जो होता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं इस पे प्रेशर दे रहा हूं। CAG का जो पद होता है वह प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति उसे नियुक्त तो कर सकते हैं लेकिन उसे हटा नहीं सकते, और उसे सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उनको हटाने के लिए, उसी प्रक्रिया के द्वारा CAG को हटाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है वेतन कैसे दिया जाता है। तो इनका जो वेतन होता है वो वेतन किसके तहत दिया जाता है? तो वेतन जो है, इनका जो वेतन होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के वेतन क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर इनका वेतन होता है, ठीक है ना, बराबर इनका वेतन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके बारे में, और अनुच्छेद 148(4) में एक उल्लेख है। क्या है? अनुच्छेद जो है 148(4), अनुच्छेद 148(4) में ऐसा उल्लेख है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात यह जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारित नहीं कर सकते। मतलब अनुच्छेद 148(4) में क्या कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात
जो सीएजी होता है, मैं यही मतलब शॉर्ट में ही लिख देता हूं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सीएजी जो होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी पद को धारित नहीं कर सकता, किसी पद को धारित कर नहीं किसी पद को धारित करने के अयोग्य हो जाता है। अयोग्य शब्द जरूर रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे पता चलता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो धारित करने के अयोग्य हो जाता है, ठीक है ना, अयोग्य हो जाता है। तो क्या हो गया, वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर, लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुच्छेद 148(4) में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी पद को धारित करने के अयोग्य हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह पॉइंट है। अनुच्छेद 148(4) में कहा गया है कि सीएजी जैसे ही सेवानिवृत्त हो जाता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारित करने के अयोग्य हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सीएजी के संबंध में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। अब तो आपको ये पता चल गया होगा, यही कि उनको जो है राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या है कि उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं पदच्युत कर सकते हैं, यही गलत है, ठीक है ना। अब देखिए अपने सभी उसको ऑप्शन की पुष्टि कर लेते हैं। देखिए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 148 सीएजी की बात करता है और कहा जाता है कि अनुच्छेद 148(a) के तहत सीएजी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, अनुच्छेद 148 का 1, तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा है, लेकिन सीएजी को केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है, तो यह भी सही है, ठीक है। अगला देखते हैं कि इसका जो वेतन है, वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है, तो यह भी सही है कि इसका जो वेतन है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। और चौथा है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी पद को धारित करने के अयोग्य हो जाता है, तो यह भी ऑप्शन सही है। इस प्रकार सीएजी के संबंध में इससे अधिक प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं। इस प्रश्न को बहुत कायदे से याद करिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है, कौन परामर्श देता है। ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है विधि आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो देखिए भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है, कौन परामर्श देता है, तो आपको यह बताना है कौन भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, तो वह देते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें क्या कहते हैं, भारत का महान्यायवादी, क्या कहते हैं, महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं। देखिए इनकी नियुक्ति किसमें है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, राष्ट्रपति क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को, यानी योग्यता धारित करता हो जो, अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। क्या करेगा, भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद क्या है, 76। तो अनुच्छेद 76 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में है। अब भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देना यह महान्यायवादी का कार्य है और इसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 76(2) में, 76(2) यानी 76(2) में, अनुच्छेद 76(2) में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होगा वह क्या करेगा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा, अनुच्छेद 76(2) में क्या कहा गया, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार क्या है, महान्यायवादी
अनुच्छेद, अब देखिए अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, महान्यायवादी क्या करता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर क्या करता है, परामर्श देता है, परामर्श देता है। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद संविधान में निर्धारित है, तो वह है अनुच्छेद 76(2). तो यह याद रखिएगा, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 8वां प्रश्न आज का देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपको बताना है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी है संसद के प्रति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के प्रति और ऑप्शन डी है लोकसभा के प्रति। तो आपको बताना है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वह जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 75(2). याद रखिएगा, अनुच्छेद 75(2), यह अनुच्छेद कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय, देखिए अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री क्या है, अनुच्छेद 75(2) में है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यह किसमें दिया है, पद धारण करते हैं, यह किसमें दिया है, यह दिया है अनुच्छेद 75(2) में। अब देखिए इसमें एक चीज मैं टेक्निकल यही बता देता हूं कि अनुच्छेद 75(2) में दिया गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो जो प्रसाद देता है वह प्रसाद को वापस भी ले सकता है। तो यानी अगर कभी प्रश्न यह पूछा जाए कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को हटाता कौन है, तो वह भी जो प्रसाद देता है वही हटाता है, यानी राष्ट्रपति ही उसे हटा सकते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री को राष्ट्रपति ही हटाते हैं। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि जो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद प्राप्त करते हैं, तो राष्ट्रपति के हटाने पर उन्हें हट भी जाना है। ठीक है, उनकी इच्छा अनुसार ही बने हैं। अब देखिए इसमें दूसरा है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा। तो देखिए 75(2) के अनुसार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) इसी का उल्लेख करना है, यह भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये दोनों पूछा जाता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, अनुच्छेद 75(2) और अनुच्छेद 75(3). कभी कभी यह पूछ लिया जाता है किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75(3) में। और इसे अपने जहन में उतार लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं, यह जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आज का नवा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उनको जो है हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा वो कहाँ आएगा, तो ऑप्शन ए है संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन बी है राज्यसभा में, ऑप्शन सी है लोकसभा में और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो कहाँ आएगा, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा वो कहाँ आएगा, वह आएगा राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा कहाँ आएगा, वह आएगा राज्यसभा में। आपको पता है कि संविधान का एक अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद है 67B या ख, 67 का ख, संविधान का अनुच्छेद है 67 ख। ठीक है, उसमें जो है यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 67 ख में यह कहा गया है कि जो राज्यसभा है यह उपराष्ट्रपति को अपने एक प्रस्ताव के द्वारा, वह प्रस्ताव की खासियत क्या होनी चाहिए, एक प्रस्ताव के द्वारा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, बहुमत ने
पारित किया है, एक बात यह होनी चाहिए राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, एक बात यह होनी चाहिए, और जिससे लोकसभा सहमत है, जिससे लोकसभा सहमत है, लोकसभा जिससे लोकसभा सहमत है, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यह जो है लोकसभा सहमत है, लेकिन इन सब चीजों को करने से पहले क्या है, 14 दिन पूर्व की सूचना उन्हें देनी चाहिए। 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, राष्ट्रपति को, यह सूचना उपराष्ट्रपति को, सॉरी, 14 दिन पूर्व यह सूचना उनको कम से कम दे दी जानी चाहिए, ठीक है ना। इस संकल्प को प्रस्तावित करने के जो आशय कि हम यह प्रस्ताव आपके खिलाफ ला रहे हैं, तो इसके लिए उनको जो है यह सूचना कम से कम 14 दिन पहले दे दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है, यह जो है अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रावधान किया गया है, और उनके संबंधित जो प्रस्ताव आता है वह राज्यसभा में आता है, और राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा अनुच्छेद, जिसमें 67 ख अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर क्या है उसमें, अनुच्छेद है 67 ख, जिसमें ऐसा वर्णन किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हुआ कोई भी प्रस्ताव जिससे लोकसभा सहमत है, उसके आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके पहले उन्हें 14 दिन पहले उनको यह सूचना, इस आशय की सूचना प्रेषित होनी चाहिए, लिखित सूचना होनी चाहिए, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, लिखित सूचना होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का उपबंध करता है। संविधान जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करता है। यह कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में, जब कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति आ जाए जिसमें जो है वह राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करता है, तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 160 है, अनुच्छेद 162 है, अनुच्छेद 165 है, और अनुच्छेद 310 है। तो बताइए किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 160, ये ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 160 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 160 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आकस्मिक, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में, राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में क्या करेगा, राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए जो है अनुच्छेद 160 के तहत क्या करेगा, राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के हेतु, परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु, राज्यपाल के कृत्यों यानी कार्यों के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। क्या कर सकता है, उपबंध कर सकता है, ठीक है, उपबंध कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उपबंध कर सकता है। यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 160 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का हमारा 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वह संसद के सत्र के शुरू होने के बाद, जब संसद का सत्र शुरू होता है तो कितने समय के बीच जो है उसे पटल पे रखा जाना आवश्यक है। तो देखिए उसका कौन सा ऑप्शन सही है, 6 सप्ताह, बी ऑप्शन सही है। आपको पता है कि जब संसद के सत्र न चल रहे हो या अनुपस्थित हो, उस समय संसद का सत्र न चल रहा हो, ऐसे समय में क्या करता है, ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किसमें है, अनुच्छेद 123 1, 2, 3 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब कोई इमरजेंसी आती है, कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ गया हो और उस समय सदन जो है, सदन की कार्यवाही अनुपस्थित हो, न चल रही हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ठीक है ना। लेकिन अध्यादेश जारी करने के बाद जब सदन का सत्र पुनः शुरू होता है, चूंकि सदन सत्र में नहीं रहता इसलिए अध्यादेश जारी किया जाता है, लेकिन जब मान लीजिए सदन का सत्र पुनः शुरू होता है, जब सदन का सत्र पुनः शुरू हो जाता है तो अनुच्छेद 123(2) क्या है, अनुच्छेद 123(2) 1, 2, 3, 2 सेकंड के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, कितना, 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर जो है इसे संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा, 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना इसे आवश्यक है, इस बात को याद रखिएगा। 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, अनुमोदित होना आवश्यक है, किसे,
किसे? अध्यादेश को, ठीक है ना। तो देखिए अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद के सत्र जो है अनुपस्थित हो या संसद का सत्र न चल रहा हो, ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। लेकिन जब संसद का सत्र पुनः शुरू होता है तो अनुच्छेद 123(2) के अनुसार संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को संसद के पटल पर रखा जाना चाहिए और संसद द्वारा इसे अनुमोदन मिलना चाहिए, नहीं तो इस अध्यादेश को समाप्त माना जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपको बताना है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है वित्त सचिव और ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो आपको बताना है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, यह जो है इसका निर्णय कौन करता है। तो बताइए, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयकों का निर्णय कौन करता है? बताइए। धन विधेयकों का निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसके लिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 110(3), अनुच्छेद 110 का 3, ठीक है, 110 का 3, अनुच्छेद 110 का 3। इसके अनुसार क्या होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय करेगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 110 में है धन विधेयकों के संबंधित प्रावधान। क्या है? धन विधेयक के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 110 में क्या दिया है? धन विधेयक के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? धन विधेयक के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 110 में दिया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, ठीक है। तो धन विधेयकों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 110 का 3, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं आज का। घरेलू हिंसा, देखिए कौन सा प्रश्न था? ये था 12वां प्रश्न, ये है 13वां प्रश्न, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घरेलू हिंसा, आप जानते हैं कि किस प्रकार घरेलू हिंसा की घटनाएं एक समय लगातार बढ़ती जा रही थी और उस पे नियंत्रण के लिए, उस पे कंट्रोल के लिए घरेलू हिंसा के संबंध में एक जो है अधिनियम लाया गया, एक अधिनियम लागू हुआ, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अब घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जब लागू हुआ तो यह किस तिथि को लागू हुआ, यह आपको बताना है। तो देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब आया? तो यह आया 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है ना। यह 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। और जानते हैं इसका जो है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को संसद के द्वारा पारित किया गया था सर्वसम्मति से, जिसे जो है 13 सितंबर 2005 को इसको क्या मिली? राष्ट्रपति की अनुमति मिली। राष्ट्रपति की अनुमति मिली किसको? 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को, ठीक है। और 26 अक्टूबर 2006 को यह पूरे भारत में लागू हो गया, ठीक है ना। 13 सितंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 2005 में और 26 अक्टूबर 2006 को इसे क्या हुआ? संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, इसका डी ऑप्शन सही है, 26 अक्टूबर 2006 को यह जो है लागू हुआ। अगला देखते हैं, 14वां प्रश्न है। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? आपको बताना है कि संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, यह आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है 15 मई 2005 को, ऑप्शन बी है देखिए ऑप्शन ए 15 मई 2005, ऑप्शन बी है 5 जून 2005, ऑप्शन सी है 15 जून 2005 और ऑप्शन डी है 12 अक्टूबर 2005 को। तो बताइए संसद को जो है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो देखिए 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। देखिए इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए सूचना के
संसद सूचना के अधिकार अधिनियम को क्या किया गया था? इस समय ये बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि यह उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के, और ऐसे में उनके समय में यह पारित हुआ था अधिनियम। तो उनके जाने के बाद यह उनके उल्लेखनीय कार्यों में इसका नाम गिना जाता है, सूचना के अधिकार अधिनियम को। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे जो है पहले लोकसभा द्वारा पारित कब किया गया? सबसे पहले सूचना के अधिकार अधिनियम को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 11 मई 2005 को। 11 मई 2005 को इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया। उसके बाद राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो राज्यसभा द्वारा इसे कब पारित किया गया? तो 12 मई 2005 को इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है ना। 12 मई 2005 को इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? उस समय? तत्कालीन राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और अब्दुल कलाम जी ने इसे कब स्वीकृति प्रदान की? तो इसे कब स्वीकृति दी? तो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी, ठीक है ना। सूचना के अधिकार को अधिनियम को कुछ धाराएं तो तत्काल प्रभावी हो गई थी 15 जून को, और शेष धाराएं 12 अक्टूबर, मतलब इसका पूर्ण रूप से इसका क्रियान्वयन कब होता है? पूर्ण रूप से इसका क्रियान्वयन कब से होता है? तो सूचना के अधिकार का जो पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होता है वह जो होता है 12 अक्टूबर 2005 से, या इसे कह सकते हैं 12-13 अक्टूबर 2005 की मध्य रात्रि से इसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप सूचना के अधिकार अधिनियम को याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हुआ है और उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल की यह उल्लेखनीय एक उपलब्धि है, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लोकसभा द्वारा पारित हुआ 11 मई 2005 को, और राज्यसभा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 12 मई 2005 को। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 जून 2005 को इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो कुछ अधिनियम तो तत्काल लागू हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से इसका क्रियान्वयन 12-13 अक्टूबर 2005 की मध्य रात्रि से हुआ। और सूचना का अधिकार अधिनियम के ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान समय के लिए बहुत रिलेवेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का हमारा 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। अब चलिए आज का 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, और ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अब देखिए, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 109 में भी धन विधेयक की चर्चा है। तो क्या चर्चा है? देखिए, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। किसका? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 109 में किया गया है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि धन विधेयक को परिभाषित किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 110 में दी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको देखने में ये 15 प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे तो आपको यह 40 से 50 प्रश्नों के बराबर आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है ना। जहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी हिस्सों को ये कवर करते हुए ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं। इन प्रश्नों पर आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपके कोई अन्य क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी होगा। और हाँ, जो भी प्रश्न हम शुरू में देते हैं उन प्रश्नों को, जो क्विज के प्रश्न होते हैं, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिए। करंट अफेयर्स के प्रश्न जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेहनत से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।